हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अब देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम लोगों को पढ़ना है वो चार हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहला जो आप लोगों को पढ़ना है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीएफ से, ठीक। और चौथा जो हम लोग पढ़ना है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये हमने राउल्ट सेकेंड लॉ में बताया था, ठीक है। इसको हम नहीं ध्यान देना है, हमको ये तीनों देखे थे। लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना, किस में? वेपर प्रेशर में। और कब वेपर प्रेशर में कब होगा? जब क्या है उसमें हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड करेंगे। तो ये राउल्ट्स का जो सेकंड लॉ था जो हमने बताया था, दूसरा वाला पोर्शन, वही ये है। तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, एक बार आप उसको देखिएगा, नहीं आएगा फिर मैं बताऊँगा। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहली बात हमको ये दिमाग में रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट के एक दिए गए अमाउंट है ना, दिए गए अमाउंट या वॉल्यूम में केवल सॉल्यूट के नंबर पर, यानी कि सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से सुनिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट के एक दिए गए अमाउंट, यानी जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसका अमाउंट में कितने सॉल्यूट का नंबर है उसी पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना ले रहे हैं किसी भी दिए गए सॉल्वेंट में, वही अमाउंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएगा, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात हम एक बात और बता दे रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर, ठीक, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, ठीक, ग्लूकोज ले लिया। अब ग्लूकोज का नेचर कैसा है, इसका कंपोजिशन, ये किससे मिलके बना है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि कितना ग्लूकोज हम ले रहे हैं सॉल्यूशन में वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताएगा। कितना अमाउंट ले रहे हैं वो बताएगा, नेचर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है सॉल्यूट का, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा, बार बार कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट पर, यानी ग्लूकोज का कितना अमाउंट वाटर में लेंगे, यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताएगा। अब इसमें पहला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक, इसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ना, किसका बढ़ जाना? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा,
तो इसको पहले हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीसन जाननी होगी। पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस is defined as the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the external pressure। अब वो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा 1 atm बराबर होता कितना है, 1 atm बराबर 1.013 बार। प्रेशर को बार में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1 atm बराबर 1.013 बार होता है। तो देखिए डिफिनीसन पहले समझिए। अच्छा किसी हलवाई से अगर हम पूछेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो हलवाई यही बोलेगा कि जिस पर वह सब्सटेंस बॉयल कर जाए वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन साइंस की भाषा में इसकी डिफिनीसन ये नहीं होगी। साइंस की भाषा में हम ये कहेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट हम उस समय पता करेंगे या उस पर डिपेंड करेगा जब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर से सुनिए, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ठीक है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, वही उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस टेम्परेचर पर होगा वही उस सब्सटेंस का, उसी टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना। अब देखिए कैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो पहले हम डिफिनीशन नोट करते हैं, आप भी नोट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, द एडिशन ऑफ नॉन volatile to the volatile solvent lower its vapor pressure, consequently ठीक है, the vapor pressure of the solution will becomes equal to the external pressure at a high temperature, ठीक है। hence the boiling point of the solution will be higher than that of the प्योर सॉल्वेंट। अभी बात एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हम आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग शुगर ले लेते हैं, चीनी को ले लेते हैं और दूध को ले लेते हैं। अगर हम दूध को जब बॉयल करेंगे तो दूध बॉयल होके भाई भगोने में ऊपर आना चालू होगा। जैसे ही मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, जैसे ही भगोने में दूध ऊपर आता है और आता है तो हम उस पर जैसे ही चीनी डालेंगे तो जो बॉयल होके उसका झाग ऊपर आता है वो कुछ देर के लिए नीचे बैठ जाता है। बात समझ में आई। देखिएगा, आप करके भी देख सकते हैं क्यों बैठ जाता है, क्योंकि हमने दूध में नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया। अब वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस को भी वेपराइज होने से रोकेगा। बात समझ में आई, क्या करेगा, रोकेगा। तो हमने शुगर को
दूध में डाला और बन क्या गया, सोल्यूशन बना। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जैसे ही हमने सॉल्वेंट में मिलाया, दूध में मिलाया, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। और सोल्यूशन का जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब भाई गैस को तेज करेंगे, और जैसे ही तेज करेंगे तो फिर से दूध बॉयल करना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमको टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे करा, द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जैसे हम शुगर ले लें टू द वॉलेटाइल, यानी दूध ले रहे हैं, ठीक, वॉलेटाइल सॉल्वेंट लोअर इट्स वेपर प्रेशर। जब हम लोग भाई चीनी को दूध में मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, कब, एट हाई टेम्परेचर। हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी हायर, जिससे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, प्योर दूध के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम लोग प्योर दूध के कंपैरिजन में, जब हम लोग दूध में, गर्म दूध में जब वो ऊपर आता है, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसका वेपोराइजेशन कम हो जाता है, और वेपोराइजेशन कम हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ेगी। किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट यानी कि दूध के कंपैरिजन में। यही इसका मेन मतलब है। बात समझ में आई? फिर देखिए, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ दूध और चीनी का एग्जाम्पल, बहुत शुगर का अच्छे से लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। अब देखिए ध्यान से, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द solution boiling point of the solution and the pure solvent is known as the elevation in boiling point of the solution। ठीक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब चाय बनाते समय हम सोल्यूशन बनाए हैं दूध और चीनी का, उसका और प्योर दूध के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आएगी, वही क्या कहलाएगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगी। अब इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ऐसे इस तरह से ग्राफ बनाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है। अब ग्राफ में देखिए ध्यान से, एक यहाँ ए लिया गया है, यहाँ पर एक बी लिया गया है, ऐसे। ये मान लीजिए आपका बी हो गया, ये हो गया ए कंपोनेंट। अब ए जो है वो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। इधर आपका बेटा वेपर प्रेशर है, क्या है, वेपर प्रेशर है। इधर क्या है, टेम्परेचर है। बताइए जरा, टेम्परेचर है, टेम्परेचर। अब बताइए, टेम्परेचर ऐसे 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 इस तरह से हो रहा है। ये देखिए सॉल्वेंट का है, और ये आपका सोल्यूशन का, ये किसका है, सोल्यूशन का। और यहाँ पर ये जो है ये बैरियर है, ये क्या है आपका, बैरियर है। किसका बैरियर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये 1 ATM, ठीक, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बैरियर है। अब बताइए, यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके, यहाँ पर जो ये ग्राफ है इस पॉइंट पे आके मिलेगा। तो इसको अगर हम T1 मान लें, इसको T2 मान लें, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा डेल्टा T होगा। और यही जो डेल्टा T है वही क्या कहलाएगा, बताइए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। बताइए, ये सोल्यूशन का पॉइंट यहाँ पर है भाई, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये आगे है, इधर आगे है कि नहीं, और इसका पीछे है। इस ग्राफ में पीछे किसका, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पीछे है, सोल्यूशन वाले का आगे है। तो सोल्यूशन में से सॉल्वेंट वाले को घटा देंगे, डेल्टा T पता चल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, हमको अगर लिखना होता है तो हम लोग डेल्टा T इक्वल टू क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। अच्छा, हम लोग जानते हैं डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये होता है मोलैलिटी, यानी स्मॉल है, मोलैलिटी,
ठीक। अब बताइए डेल्टा टी इक्वल टू हम लिखेंगे के बी एम, के बी कॉन्स्टेंट लगाया गया है। डेल्टा टी को हम लोग क्या देखेंगे, डेल्टा अरे सॉरी के बी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर। और के बी क्या कहलाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट कहा जाता है। इब्लियोस्कोपिक ORR हम लिख दे रहे हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल टू के बी। अब मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल W/M अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी है ना, के बी यहाँ 1 कर देंगे, हो जाएगा W/m इंटू कैपिटल W। इसी फार्मूले पे अब क्या आएगा आपका न्यूमेरिकल आएगा, यानी के बी इसकी वैल्यू दी रहेगी, के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन, कभी कभी स्मॉल एम की जगह देखेंगे आप लोग कई बुक में कैपिटल एम दिया है, बात समझ में आई। तो आप इससे घबराइएगा मत, ये कैपिटल एम से मत घबराइएगा, और वैसे आप स्मॉल एम लेके यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्मॉल डब्लू स्मॉल एम, ये कैपिटल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। स्मॉल एम क्या है, नंबर, और स्मॉल डब्लू नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, W/M नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, है ना, इस तरह से। तो के बी जो आपका आ जाएगा इस तरह से, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो यही जो है फार्मूला है, इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आता है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था बेटा किसका, डेल्टा टी बी के लिए। इसको हम लोग कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, T2 से T1 से किस में चेंज होना, T2 किसका है, सोल्यूशन का है, ये किसका है, सॉल्वेंट का। डेल्टा टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस पे आप लोग न्यूमेरिकल बुक से लगाइएगा, इससे न्यूमेरिकल अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ पर के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। स्मॉल डब्लू क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, हाँ लिख लीजिए WEIGHT, वेट ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं। स्मॉल एम क्या कहलाएगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, कैपिटल डब्ल्यू क्या कहलाएगा, WEIGHT, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन। अब मान लीजिए ग्राम में रहेगा तो ग्राम में रखेंगे तो इंटू 1000 कर देंगे। तो अगर ग्राम में करना होगा तो यहाँ पे इंटू क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। और नहीं तो इसी अगर केजी में रखना है दिया रहेगा तो आप सीधे फार्मूले में रख के आप आंसर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, इस तरह से। तो अगर ग्राम में रखना होगा, ग्राम में, तो इंटू यहाँ क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे।